अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। ये कहानी मुझे भेजी है इरम ने सहारनपुर इंडिया से। इनकी पहले भी काफ़ी कहानियाँ मैं शामिल कर चुका हूँ और मैं इरम से कहूँगा कि आपके पास और भी कहानियाँ हैं तो ज़रूर सेंड कीजिए इंशाल्लाह। और वो बाकी लोग भी जो मुझे पहले कहानियाँ सेंड कर चुके हैं और उन्होंने अपनी कहानी को सुना और मुझे फ़ीडबैक दिया कि आपने बहुत अच्छी तरीके से कहानी सुनाई, हम क्या और भी सेंड कर सकते हैं? तो मैं उनको कहूँगा जी आप जितनी चाहे कहानियाँ सेंड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जिनकी कहानी मैं सुना चुका हूँ तो उनका नया नंबर नहीं दूँगा, क्योंकि उनको नया नंबर दूँगा तो उनको बड़ा लेट नंबर आएगा। तो जो आप सुना चुके होते हैं तो फिर मैं आपकी कहानी फिर दोबारा से जल्दी सुना देता हूं। तो आपके पास कहानी है तो बिल्कुल मुझे सेंड कीजिए, लेकिन फिर वही रूल्स कहूँगा इरम आपके लिए भी, क्योंकि मुझे आपका फिर ढूंढना पड़ा सारा। आपने एक नई कहानी भेजी लेकिन उसमें अपना आप नाम लिखना भूल गई। इरम सहारनपुर इंडिया से, क्योंकि आपका फ़र्ज़ी नाम या लोकेशन आपकी फ़र्ज़ी है। सहारनपुर करीब एक है, मतलब करीब है। तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो दोबारा अपनी कहानी भेजें तो फिर से तारुफ ज़रूर दे दिया करें। वो समझते हैं कि जी वो खुद ही पीछे से देख लेंगे, बाज़ औक़ात वो डिलीट हो चुका होता है, वो फ़ाइल नहीं खुलती तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हर दफ़ा कहानी में आप अपना नाम और लोकेशन सारी बता दिया करें। तो इरम आप भी अगली कहानी ज़रूर भेजिए मुझे, लेकिन हर कहानी में अपना ये ज़रूर बता दिया करें। इरम कहती हैं कि ये कहानी मैंने अपनी दादी से सुनी। दादी कहती हैं कि जो तुम्हारे दादा थे उनका एक भाई था, उस भाई का साला, जिसका नाम यहां पे सलाम रख देते हैं, अब्दुल सलाम नाम होता है, सलाम सलाम बोलते हैं, अब्दुल सलाम फ़र्ज़ी नाम है ये उनका। तो अब्दुल सलाम जो उनका साला था, उनके साथ ये एक सच्चा वाक़या पेश आया था। आज तकरीबन कोई 40-50 साल पहले की ये बात है। अब्दुल सलाम एक कारोबारी शख्सियत थे, बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक, बहुत ही ज़्यादा मिलने मिलाने वाले, लोगों का ख्याल करने वाले, और अपने काम के सिलसिले में उनको कई दफ़ा एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। अक्सर वो बस का इस्तेमाल करते और बाज़ जगहों पे उनकी ख्वाहिश होती कि अगर दूर जाना है तो मैं ट्रेन का सफ़र करूं। अगर ट्रेन में देर होती या टिकट का मुश्किल होता तो वो बस में सफ़र कर लेते थे। जब आप दूसरे शहरों में जाते हैं तो कभी देर से पहुंचते हैं रात को अपने घर में, कभी जल्दी वापस आ जाते हैं टाइम पे। इसी तरह दुनिया मूव करती है। अब्दुल सलाम भी ऐसा ही था, जहां भी उसको जाना होता, जिस वक्त निकलना पड़ता, कुछ लोग प्लानिंग करके सुबह ही सुबह उठते हैं, सुबह ही सुबह रवाना होते हैं। वो एक ऐसा शख्स था कि जब उसको निकलना होता तो अगर दिन को भी उसको रवाना होना पड़ जाता, वो दिन को भी रवाना हो जाता। इसकी परवाह किए बगैर के रात के वापसी के 2 बज जाएंगे, रात को वापस आते हुए 4 बज जाएंगे, उसको इस चीज़ की परवाह नहीं होती थी। ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर वो आता रहा। वहीं पे उसी गांव के अंदर एक रेलवे स्टेशन ऐसा था जो उस गांव वाले सब जानते थे कि इस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन तो ज़रूर आती है, दिन को आती है, सुबह आती है, रात को भी आती है, लेकिन जो रात को ट्रेन आती थी बहुत कम इस स्टेशन पे उसको रुकते हुए देखा गया था। अगर कभी वो ट्रेन रात को रुकी भी थी तो उसमें से कभी अकेला शख्स नहीं निकलता था, 2-3 लोग आते थे। 2-3 से मुराद कि अगर किसी को लेट नाइट, क्योंकि वो रात को एक दफ़ा गाड़ी वहाँ से गुजरती थी, उसका एक स्टॉप था उस गांव में, तो उस वक्त अगर किसी को वहाँ पे उतरना था उस गाड़ी की, वो टिकट लेता था उस गांव की, तो वो 2 बंदे होते या 3 बंदे होते, तब वो फैसला करते कि हम 3 लोग इकट्ठे हैं तो इसलिए हम रात को कोई बात नहीं उतर जाएंगे। अकेला शख्स होता वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेता था। गांव से बना हुआ, गांव से दूर बना हुआ ये रेलवे स्टेशन आज भी बहुत सारे शहरों में जो रेलवे स्टेशन है, अब तो खैर आबादी इतनी हो गई है कि करीब करीब भी मकान बन गए हैं, वरना पहले
इंसानी आबादी से थोड़े से फासले पे रेलवे स्टेशन को बनाया जाता था, क्योंकि जो इंजन जब तेज़ी से दौड़ता हुआ उन रेल की पटड़ियों से गुजरता है तो बाकायदा उस अगर पटड़ी के साथ कोई घर बना हो तो उसकी दीवारों में दरारें आ जाती हैं। इतना वजनी वो इंजन जब उस रेल के डब्बों को चक 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 की आवाज़ पैदा करता हुआ गुजरता है तेज़ी के साथ, वो ट्रेन जो रुकती नहीं है तेज़ी से गुजर जाती है, तो पूरे घर के अंदर ऐसा लगता है जैसे जलजला आ गया हो। अब तो जदीद ट्रेनें आ गई हैं, लेकिन ये जो रेलवे स्टेशन बना हुआ था ये गांव से काफ़ी दूर था। इसके करीब भी कुछ घर थे, लेकिन इतने करीब भी नहीं थे। वहां तक भी पहुंचते पहुंचते कोई 7-8 मिनट वॉक करते हुए लग जाते थे। गांव के लोग तो जानते थे कि यही जगह जो एयरपोर्ट की जो रेलवे स्टेशन की जगह है, सारा मसला यहीं पे है। सारा खौफ इसी रेलवे स्टेशन पे है। रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा दूर चले जाएं, कोई 5 मिनट के फासले पे, उसके बाद खौफ खत्म हो जाता है। क्या खौफ था, किस तरह का खौफ था, अब्दुल सलाम नहीं जानता था। सो अब्दुल सलाम ने अपनी टिकट ली और उसको बताया गया कि उस गांव के अंदर ट्रेन तकरीबन रात के 12:30 बजे पहुंचेगी। उसको इससे कोई मसला नहीं था, उससे पहले भी वो कई दफ़ा इस तरह लेट नाइट सफ़र कर चुका था, लेकिन इस गांव के बारे में कतअन नहीं जानता था, क्योंकि इस गांव में एक दफ़ा पहले वो जा चुका था, लेकिन रेलवे स्टेशन से पहली दफ़ा जा रहा था। उसने अपना सामान वगैरह, छोटा सा एक ब्रीफ केस जो उसके हाथ में था वो उसने पकड़ा और वो चलता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पहुंच के उसने ट्रेन का इंतज़ार किया। हर तरफ चहल पहल थी, एक मुसाफिरों का रश था जो ट्रेन पे सवार होने के लिए बेचैन से थे। पंखे चल रहे थे, गर्मी की वजह से लोग उस ट्रेन के शेड जो बना हुआ था उसके नीचे बैठे हुए थे। कोई आवाज़ लगा रहा था, कोई सर पे टोकरा रखे कोई चीज़ बेचता हुआ वहां से गुजर रहा था। तो वहीं पे एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। दूर से जब उस हॉर्न की आवाज़ आई तो लोग जो कहीं लेटे हुए थे, कोई बैठे हुए थे ट्रेन के इंतज़ार में, जानते थे कि ट्रेन को आने में टाइम है, तो वहीं ठंडे फर्श पे लेट गए थे, कुछ बैठ गए थे, कोई बातें कर रहे थे। जब ट्रेन ने दूर से एक आवाज़ निकाली हॉर्न बजा के, उस ट्रेन को चलाता हुआ ड्राइवर जब हॉर्न बजाया तो वो दूर से ही लोगों को बताना चाह रहा था कि तैयार हो जाओ भाई लोगों, ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने लगी है। सब जल्दी जल्दी अपना सामान उठाना शुरू हो गए कि ट्रेन पहुंचने ही वाली है। ट्रेन ने हॉर्न दूर से बजा दिया है। उसमें अब्दुल सलाम भी अपना सूटकेस उठाए जो बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया। और उसी टाइम दूर से शोर मचाती ट्रेन, छकचक 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 की आवाज़ पैदा करती हुई ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन के करीब आने लगी। और जैसे जैसे वो स्टेशन के करीब आ रही थी, वो तमाम लोग जो कोई बैठा लेटे हुए थे, कोई स्टेशन के बाहर खड़े थे, ऐसे लगता था पता नहीं कहां से एक हजूम सा उमड़ आया है, एक रश सा पड़ गया ट्रेन में सवार होने के लिए। और जैसे ही ट्रेन आके बिल्कुल उस स्टेशन पे रुकी तो सब जल्दी से ट्रेन के अंदर सवार हो गए, जिसमें अब्दुल सलाम भी ट्रेन के अंदर सवार हो गया। कुछ लोग उतर रहे थे, कुछ लोग जल्दी से चढ़ने के चक्कर में थे। तकरीबन ट्रेन 3-4 मिनट तक वहां स्टेशन पे खड़ी रही और जब एक
सीटी फिर से बजाई ट्रेन ने, जो इसका मकसद होता है कि अब ट्रेन फिर से चलने लगी है। जो अभी तक नीचे बच गया है वो जल्दी से ट्रेन पे सवार हो जाए, क्योंकि जो ट्रेन के अंदर लोग सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रेन जब किसी स्टेशन पे रुकती है तो ये तो पता नहीं होता कि यहाँ पे कितनी देर के लिए रुकेगी, तो वो जल्दी से आके कोई चाय ख़रीदना शुरू कर देता है, कोई खाने पीने की चीज़ ख़रीदना शुरू कर देता है। तो वहीं पर ड्राइवर फिर से उस ऊंची आवाज़ के हारन को बजाता है, कुकू, एक अजीब सी ट्रेन आवाज़ निकालती है ताकि जल्दी से अब सवार हो जाएं, मैं गाड़ी को फिर से चलाने लगा हूँ। ट्रेन ने जैसे विसल बजाई तो लोग जल्दी जल्दी अब अपना अपना जो सामान खरीद रहे थे वापस उस ट्रेन की तरफ भागे। जो नए लोग स्टेशन पे मौजूद थे वो तो अंदर जाके बैठ चुके थे। वो लोग पहले से जो सफ़र करते हुए आ रहे थे, स्टेशन पे ट्रेन रुकने की वजह से सामान वगैरह ख़रीद रहे थे, वो भी जल्दी जल्दी अपना सामान लेके भागे ट्रेन की तरफ, क्योंकि दूसरी विसल के बाद ट्रेन ने छक 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 चलना शुरू कर दिया था। अब ट्रेन फिर से आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और जो लोग अभी तक सामान लेने में लगे हुए थे कि जल्दी दे दो भाई, ट्रेन निकल रही है, हम लोग जा रहे हैं, वो जल्दी जल्दी भागना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता सब के सब अपने अपने उस मतलूबा डब्बे के अंदर सवार हो गए जहां से वो उतर के सामान लेने के लिए आए थे। और फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई। अब स्टेशन दूर होता जा रहा था, ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी। अब्दुल सलाम एक खिड़की के पास, उसको सीट मिल गई थी, वहां पे बैठा वो बाहर के नज़ारे देख रहा था कि ट्रेन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है और ट्रेन की इंजन की आवाज़ छक 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 तेज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि ट्रेन बिल्कुल अपनी उसी स्पीड में आ गई जिस तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ ट्रेन चलती है। और ट्रेन आगे बढ़ रही थी। मंजर सारे पीछे की तरफ जा रहे थे और स्टेशन अब बहुत दूर रह गया था। ट्रेन फुल तेज़ी के साथ चल रही थी। अंदर अब लोग जो एक दूसरे को जानते थे वो एक दूसरे के साथ बातें करने में मसरूफ़ हो गए। अब्दुल सलाम अकेला था, इसलिए वो खामोशी से बैठा उसी ट्रेन की खिड़की से बाहर के मंजर को देख रहा था, जहां तेज़ी के साथ सारे मंजर पीछे की तरफ गुजर रहे थे। कहीं पे ज़मीनें आ जाती, कहीं पे बंजर आ जाते, कहीं पे हरियाली आ जाती, कहीं पे दरख्त नज़र आते, कहीं पे गाँव नज़र आते, कहीं पे बने हुए पक्के मकान नज़र आते, लेकिन सब मंजर तेज़ी के साथ पीछे की तरफ गुजर रहे थे और ट्रेन आगे बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। अब्दुल सलाम अपने उस कारोबार के सिलसिले में ज़हनी तौर पे सोच रहा था, ये करना है, वापस आके ये करना है, उसके बाद ये काम भी करना है, उसके बाद ये काम भी करना है। अब ट्रेन के अंदर बैठे सारे शख्स हल्के हल्के हिल रहे थे। ट्रेन तेज़ी के साथ चल रही थी, कुछ बातें कर रहे थे, कोई ऊपर सो रहे थे और वहीं पे टिकट चेक करने वाला भी फिर रहा था जो टिकट चेक कर रहा था। ट्रेन चलती रही, सफ़र गुजरता रहा। कई स्टेशन बीच में आए जहाँ पे ट्रेन रुकी और लोग ज़रूरियात ज़िंदगी चीज़ें ख़रीदने के लिए नीचे उतर गए, सामान ख़रीदा और फिर से ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन बढ़े जा रही थी। एक उसका ट्रैक जिस पे वो सीधी बढ़े जा रही थी सिर्फ रुकती थी तो उन स्टेशन पे जहाँ पे किसी ने टिकट ली होती थी रुकने के लिए। अब्दुल सलाम भी बैठा बैठा उसने पीछे सर लगाया और उसको ट्रेन जब तेज़ चल रही थी नींद आना शुरू हो गई। ठंडी ठंडी हवा ट्रेन की खिड़की के से उसके मुंह पे लग रही थी और सर उसने पीछे रखा हुआ था, यहाँ तक कि उसको नींद आना शुरू हो गई। कब सूरज आहिस्ता आहिस्ता छुपने के लिए दूर होता गया, यहाँ तक कि सूरज ग़रूब हो गया,
शाम हो गई और शाम के थोड़े देर बाद ही रात का अंधेरा हर तरफ फैल गया। ट्रेन की बत्तियां बिल्कुल ऑन थीं, ट्रेन में अंधेरा नहीं था, बिल्कुल रोशनी थी। लेकिन बाहर का मंजर ये था कि अभी भी बैठा ट्रेन की उसी सीट पे बाहर के मंजर को देखता हुआ अब्दुल सलाम देख रहा था कि अब बाहर जब किसी घर के बाहर कोई बल्ब जल रहा होता, कोई लाइट जल रही होती तो उसको कुछ नज़र आता, वरना बाहर अब बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ ट्रेन के अंदर रोशनी थी और कानों में सुनाई देती एक मुसलसल आवाज़ ट्रेन के डब्बों में से इंजन की, छक 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 छक। और अगर ट्रेन कहीं सीटी बजाती, ज़ोर से आवाज़ निकालती तो मकसद होता कहीं ट्रेन रुकने लगी है, करीब कोई स्टेशन आने लगा है। चलते 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 तकरीबन रात के 12:30 बज गए। 12 बज के 12:30 या 12 का टाइम होगा कि ट्रेन ने फिर से एक सीटी बजाई, विसल बजाई, जिसका मतलब था कि तैयार हो जाओ, जिसने उतरना है। फिर एक स्टेशन आगे आने लगा है जहां पे ट्रेन उतरेगी और अब्दुल सलाम का यही मतलूबा स्टेशन था जहां उसने उतरना था कि ट्रेन ने विसल के बाद अपनी स्पीड स्लो करना शुरू कर दी और स्लो होते 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 बिल्कुल जब स्टेशन के करीब पहुंची तब वो बड़ा सा बाहर जो लगा बोर्ड होता है उस गांव का, अब्दुल सलाम ने उस बोर्ड को पढ़ लिया। हाँ, यही गांव था जहां पे आज उसने आना था, लेकिन आधी रात हो चुकी थी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेशन पे रुक गई। अब्दुल सलाम अपनी सीट से उठा और चलता हुआ ट्रेन के उस गेट की तरफ गया जहां से वो सीढ़ियां उतर के स्टेशन पे आ गया। तब उसने देखा कि उस स्टेशन पे उतरने वाला वो वाहिद शख्स था। रात के 12:30 बजे पूरा स्टेशन बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल वीरान पड़ा था, सिवाय एक शख्स अब्दुल सलाम के वहाँ पे कोई था ही नहीं। अगर कोई रोशनी थी तो वो ट्रेन के अंदर की रोशनी थी जो बताती थी, एहसास दिलाती थी कि ये ट्रेन इंसानों से भरी है और इंसानों को लेकर मंजिल मकसूद की तरफ जा रही है। और जो अब्दुल सलाम की मंजिल थी ये गाँव, वो उस गाँव में उतर चुका था। एक मुसाफिर उतरा था और ट्रेन ने जब देखा कि और कोई उतरने वाला मुसाफिर नहीं है तो ट्रेन ने फिर से सीटी बजाई और दूसरी दफा भी सीटी नहीं बजाई क्योंकि ड्राइवर देख चुका था शायद एक ही शख्स है जो उतर चुका है और कोई नहीं। और ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता रेंगना शुरू कर दिया। जब ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती इस रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर चली गई तो अब्दुल सलाम अभी तक वहीं खड़ा था। ये सोच रहा था इतना वीरान क्यों है यहाँ पे, तो स्टेशन मास्टर को तो कम से कम होना चाहिए जहाँ पे वो खड़े होकर झंडी दिखाते हैं और ट्रेन को बताते हैं। लाल झंडी दिखाते हैं तो मतलब होता है आगे ख़तरा है, सब्ज़ झंडी दिखाते हैं तो उनका मतलब होता है कि आप क्लियर है, रूट क्लियर है, आप जा सकते हैं। यहाँ पे तो स्टेशन मास्टर तक भी नहीं था। अब उसके सामने उसके उल्टे हाथ पे एक स्टेशन बना हुआ था, पुराना अंग्रेज़ के दौर का बड़ा सा बना हुआ स्टेशन, और बिल्कुल उसके राइट साइड पे ट्रेन की 2-3 पटरियां थी जहां पे मुख्तलिफ ट्रेनें आके रुकती थी और उससे आगे ज़मीन ही ज़मीन थी। उस गांव का नाम लिखा था। शुरू में वो जानता था यही स्टेशन है, मैंने यहाँ पे उतरना था। जब उसने इर्द गिर्द हर तरफ देखा, वो एक बहादुर शख्स था, डरने वाला शख्स नहीं था अब्दुल सलाम, लेकिन उसने ट्रेन पे हू का आलम देखा, एक खामोशी, एक वीराना, एक सुनसान सा मंजर देखा। तो कुछ देर देखता रहा तो शायद कोई होगा, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। अब वो कदम बढ़ाता हुआ उसी बिल्डिंग की तरफ जाने लगा जो चंद कदम के फासले पे ट्रेन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग थी। क्योंकि जिस जगह पे वो उतर के खड़ा हुआ था ट्रेन से, ये एक जो सामने बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के सामने बना हुआ एक बड़ा सा फर्श होता है, उस फर्श पे वो खड़ा हुआ था। फिर वो चलता हुआ उस बिल्डिंग की तरफ जाना शुरू हुआ जो
रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग थी, जिसके इर्द गिर्द कुछ ऑफिस बने हुए थे। इस वक्त वो बिल्कुल बंद थे, उनके अंदर घुप अंधेरा पड़ा था। दिन में यकीनन कोई ना कोई वहाँ पे होता था, रात को वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो अपने आप से उसने सवाल किया कि मैं अकेला ही उतरा हूँ, मेरा तो ख्याल था कोई और भी मेरे साथ उतरेगा, कोई गाइडलाइन मिल जाएगी कि सवारी कहाँ से मिलेगी, आगे किस तरह जाना है, लेकिन वहाँ पे तो बंदा ही कोई नहीं था। तो वो चलता हुआ उस गेट की तरफ गया, जो उस बिल्डिंग के बीच में लोहे का एक छोटा सा गेट बना हुआ था, जिस गेट को अबूर करने के बाद आप नीचे की तरफ उतर जाते थे, जहाँ पे शाम की रोशनी तक तो तांगे वाले मौजूद होते थे, कोई ना कोई सवारी मौजूद होती थी आपको लेके जाने के लिए। जो मुसाफिर आते थे वो तांगे, वो सवारी आपको लेके गांव तक जाते थे। एक छोटा सा ही शहर था, लेकिन मैं उसको गांव कह रहा हूँ, छोटा सा एक शहर। तो जब उस बिल्डिंग के उस छोटे से गेट तक पहुंचा, उसने इर्द गिर्द फिर देखा तो हर तरफ खामोशी थी। चांदनी रात में उसको इतना नजर आया कि कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल वीरान रेलवे स्टेशन पड़ा हुआ है। तो वो रेलवे स्टेशन की एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था। अब कुछ सीढ़ियां थी जो नीचे उतर के उसने गांव की तरफ जाना था। जब वो उस जगह पे पहुंचा, उन सीढ़ियों की तरफ, उसने देखा कि इस वक्त तो कोई सवारी भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? क्या रात के इस पहर मुझे पैदल वहां तक जाना होगा? यहां पे तो कोई शख्स भी नहीं है, ये कैसा रेलवे स्टेशन है? खैर वो उतरा, उन सीढ़ियों को अबूर किया। सीढ़ियों को अबूर करने के बाद वो उसी सिमत चल पड़ा जहां उसका अंदाजा था, क्योंकि रोड ही एक थी। दो रोडें होती तो वो कंफ्यूज होता कि गांव किस तरफ जा रहा है, इस तरफ है, इस तरफ है। एक ही पक्का सा रोड था, पक्के से मुराद जो ईंटों का बनाया गया था उस दौर का, जिससे बताता था कि यही सवारियों के लिए तांगे के लिए ये यूज़ होता है। तो वो उसी रास्ते की तरफ कदम उसने बढ़ा दिए। बाकी हर तरफ खेत खलियान थे। वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ा तो एकदम से उसको एहसास हुआ, उसके कानों ने एक आवाज को सुना है। एक ऐसी आवाज जैसे किसी ने पाँव के अंदर बहुत भारी भरकम पाजेब, पायल उसने पहन रखी हो, और इतना उसके अंदर छोटे छोटे घुंघरू लगे हों जो इतना ज़्यादा आवाज़ पैदा कर रहे हों कि उसको एकदम से लगा कि इस रात की बिल्कुल वीरानी और बिल्कुल खामोशी के अंदर उन घुंघरुओं की आवाज़ इतना ज़ोर से सुनाई दी थी जैसे किसी ने भारी भरकम घुंघरू पहन रही हो। चंग चंग चंग, इस तरह की मुसलसल एक आवाज़ थी। वो कुछ देर के लिए चौंका कि मैं तो इस स्टेशन पे बिल्कुल अकेला उतरा हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। तो अभी ये आवाज़ जो मेरे पीछे मेरे कान सुन पा रहे हैं, एक पाजेब, एक पायल की आवाज़, ये कहाँ से आ रही है? उसकी चलने की स्पीड कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, वो बिल्कुल आहिस्ता से चल रहा था, लेकिन उस पायल की, उस पाजेब की आवाज़ भी बिल्कुल उसके कदम से कदम मिला रही थी। छक 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 छक। जिस तरह वो अपने कदम रख रहा था उसी तरह पीछे से कदम रखा जाता, और जब उसको एहसास हो गया कि जो भी है मेरे पीछे है, और उसकी इस पाजेब की, इस पायल की जो आवाज़ आ रही है मेरे कानों तक, इसके कदम बिल्कुल मेरे कदम के साथ मिल रहे हैं। जैसे मैं पाँव रखता हूँ तो वो पायल, वो पाजेब वाला पाँव भी ज़मीन पे टच होता है, मेरा पाँव ज़मीन पे टच होता है तो आवाज़ भी पैदा होती है। छन, पाजेब मैंने तो नहीं पहन रखी, पाजेब तो उसी ने पहन रखी है जो मेरे पीछे है, लेकिन उसकी चाल, उसका कदम बिल्कुल मेरे कदम के साथ मैच हुआ है। उसने अपना चलना और आहिस्ता कर दिया कि देखता हूं कि जो भी मेरे पीछे है, क्या उसका चलना तेज है तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा या निकल जाएगी, मैं अपनी स्पीड को स्लो कर दूं। उसने कदमों को स्लो कर दिया, ठक ठक ठक, लेकिन उसने देखा कि वो जो बिल्कुल कदमों की आवाज़ उसी के पीछे पायल की आवाज़ के साथ बिल्कुल मैच कर रही थी। वो कदम जो पीछे से आ रहे थे वो भी बिल्कुल स्लो हो गए। छक छक ठक छक ठक छक
दोनों पाँव पीछे वाले के और इसके पाँव, वो अपना कदम जैसे ही रखता पीछे, उसी लम्हे पाजेब की आवाज़ आ जाती। तो उसके दिल में थोड़ा सा एक धड़कन जो थी वो और तेज़ हुई कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, मैं जब पीछे मुड़ के नहीं देखना। मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया था कि रात को खुदा ना खास्ता तुम अकेले सफ़र करते रहते हो, बहुत सी दूर दराज जगहों पर जाते हो, लेकिन कुछ महसूस भी हो तो मुड़ के मत देखना। मैं तेज नॉर्मल चल रहा था तो बिल्कुल पाजेब की पायल की पीछे से आवाज़, जिसको मेरे कान बिल्कुल क्लियर सुन पा रहे हैं, बिल्कुल मेरे पाँव के साथ चल रही थी। अब मैंने स्लो अपने आप को किया है तो वो आवाज़ भी बिल्कुल स्लो हो गई है। और जब कुछ कदम वो चल चुका और उसको अंदाज़ा हो गया कि वो आवाज़ भी बिल्कुल स्लो है, जो भी पीछे थी या था वो गुजरने की बजाय उसके साथ ही स्लो हो गया, तो उसने कहा मैं तेज़ चल के देखता हूँ। तो उसने जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया, छक 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 छक, तो आवाज़ भी वही तेज़ हो गई, छक छक छन 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 छन। वो एकदम समझ गया कि जो भी है मेरे स्लो होने पे मेरे साथ स्लो हो रहा है, मेरे तेज़ होने पे मेरे साथ तेज़ हो रहा है, मेरे कदमों से कदम वो मिलाया जा रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसके रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कन पहले से तेज़ थी, दिमाग की छठी इसने कह दिया मामला कुछ गड़बड़ है। और उसी वक्त उसने फैसला कर दिया कि मुझे इस वक्त भागना है तेज़ी के साथ। और जैसे ही वो भागने के लिए तैयार हुआ तो गर्दन उसने पीछे मोड़ी नहीं, जानता था पीछे मुड़ के देखूंगा नुकसान हो जाएगा। तो उसी लम्हे उसने भागना शुरू कर दिया और भागते भागते उसने थोड़ा सा गर्दन को पीछे मोड़ा, थोड़ा सा गर्दन को पीछे मोड़ा। जिस तरह इंसान है, इंसान की फितरत है कि कुछ ना कुछ देखना तो वो चाहता है। उसने हल्का सा गर्दन को पीछे मोड़ के देखा तो गर्दन अभी पीछे मुड़ी ही नहीं थी, थोड़ी सी मुड़ी थी कि उसकी गर्दन खुद ब खुद पीछे मुड़ गई। वो मोड़ना नहीं चाहता था गर्दन को, लेकिन उसकी गर्दन खुद ब खुद पीछे मुड़ गई। और उसने उसकी जैसे झलक पड़ी पीछे तो एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए शलवार कमीज, सफ़ेद शलवार कमीज पहने हुए एक इंतहाई खूबसूरत औरत, जिसके पूरे हाथ गहनों से भरे हुए थे, सोने के उसने बड़े बड़े गहने पहने हुए थे, चूड़ियां, कंगन, मोटे मोटे सोने के कंगन, चूड़ियां पहनी हुई थी। गले में उसने पूरी एक सोने की, बहुत मोटे सोने की माला पहन रखी थी। माथे पे उसने टीका लगा रखा था। नाक के अंदर उसने बाकायदा दुल्हन, जिस तरह वो दुल्हन बनती है औरत गांव के अंदर, और अब तो चेंज हो गया, पहले की बात जब वो औरत कभी उस वक्त ये पहनती थी जब दुल्हन बनती थी, उसने नाक के अंदर भी सोने का पहन रखा था, माथे पे टीका था, गला सोने से भरा हुआ था, बाजू पूरे कंगन और चूड़ियों से भरे हुए थे। और जैसे उसने गर्दन मोड़ी वो बिल्कुल उसके पीछे हल्की सी उसने गर्दन टेढ़ी की हुई थी। जो औरत उसके पीछे थी भाग रही थी बकायदा, और उसने भागते हुए मुड़ के देखा तो वो भी उसी तेजी के साथ उसके पीछे भाग रही थी। जितने तेजी से उसके बाजू, उसके पांव जमीन पे पड़ रहे थे, उतनी ही तेजी से पीछे से चक 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 वो इतनी तेजी से भाग रहा था तो छन छन की आवाज भी अब छन 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 तेजी से उसके पीछे आ रही थी। वो भागती हुई आ रही थी। तभी उसने मुड़ के देखा और उसकी निगाह पड़ी उसके बिल्कुल पीछे से, गर्दन के पीछे से। उसने जब मोड़ा तो उसने पीछे गर्दन को ऐसे टेढ़े करके उसको इस तरह भागते हुए मुस्कुरा के देखा कि उसके अवसान खता हो गए। वो बिल्कुल उसके पीछे थी, वो बिल्कुल उसके पीछे थी और गर्दन टेढ़ी करके उसको देख रही थी कि पीछे मुड़ के देखो ना। और उसकी गर्दन उसने मोड़ दी, खुद ब खुद उसकी गर्दन पीछे पूरी मुड़ गई। और उसने देखा कि ऐसे बिल्कुल उसके करीब है और पीछे से गर्दन निकाल के, हर किसी गर्दन टेढ़ी करके उसको मुस्कुरा के देख रही है कि कहां भागोगे, मैं तुम्हारे पीछे हूं। तो तभी उसका ऊपर वाला हिस्सा ही वो देख सका, उसका नीचे वाला हिस्सा उसने नहीं देखा। उसने नीचे क्या पहना है, उसके पांव उल्टे हैं, उसके पांव सीधे हैं, उसके पांव में पाजेब है, पायल है, कुछ नहीं देख सका। छन छन जरूर सुनाई दे रही थी। उसने सिर्फ उसके सफ़ेद लिबास और ज्वेलरी, गहने और माथे पे टीका और नाक के अंदर वो पहना हुआ सारा देखा। और उसको इस तरह देखा कि वो इंतहाई मुस्कुरा के उसकी तरफ देख रही है। और उसका जो होंठ थे वो इंतहाई लंबे थे, जैसे किसी इंसान के होंठ ना हो, बहुत ही बड़ा मुंह हो, बंद मुंह होने के बावजूद लंबा सा मुंह था। वो एक खूबसूरत औरत होने के बावजूद एक लंबा सा उसका मुंह था और वो मुस्कुरा रही थी। रात की इस खामोशी में, वीराने में, रेलवे स्टेशन से आप उतरे, आपके पीछे छन छन की आवाज हो और आप तेजी से जान बचाने के लिए भाग रहे हो, तो वो छन छन की आवाज भी
तेजी के साथ भागते हुए आपके पीछे आ रही हो और आप मुड़ के देखें तो जो पीछे भागती हुई आ रही है वो बिल्कुल आपके पीछे, इतने पीछे कि आप उसकी सांसों को भी सुन सकें। अगर रुक जाएं तो आप उसकी सांसों को भी सुन सकें। और उसने गर्दन मोड़ के देखा तो थोड़ी ही गर्दन मोड़ी थी कि उसने अपने जादू के जोर पे उसकी गर्दन को पूरा मोड़ दिया कि मुझे पूरा तो देखो। तभी उसने देखा वो उसके पीछे है और उसने गर्दन टेढ़ी करके, उस पीछे वाली डाइन ने उसको देखा है गर्दन टेढ़ी करके कि ये दो मुझे अच्छी तरीके देख लो। लेकिन उसको देखना ही था, वो एक बहादुर शख्स तो था। लेकिन रात को जब उसको एहसास हो गया कि मेरे पीछे एक डाइन लगी है, रात के इस पहर जिस तरह मुझे देख रही है, जितना बड़ा उसका मुंह है, आंखें बड़ी बड़ी सी हैं, माथे पे पूरी गहने हैं और वो दुल्हन का रूप धार के सफ़ेद कपड़े पहने मेरे पीछे भागती हुई आ रही है। इतना तो बच्चा नहीं था कि रात के इस पैर इस वीराने में एक औरत का क्या काम, और वो उसके पीछे इस तरह भाग रही है। और जैसे उसने उसको पीछे उसको मुड़ के देखा और उसने गर्दन टेढ़ी करके उसको देखा तो फिर तो कतई गुंजाइश ही नहीं थी ये समझने की कि ये डाइन है। तो उसने जितना तेज भाग सकता था वो तेज भागता रहा और उसके पीछे भी मुसलसल उसी तरह की तेज आवाज आती रही। उसके पांव जितनी तेजी से जमीन पे पड़ रहे थे भागने के लिए, पीछे छन छन की आवाज भी वैसे ही आ रही थी कि भागते भागते वो किसी से टकराया, क्योंकि वो होश खो चुका था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी जिससे वो जाके टकराया। तो ये दो इंसान रात को जो निकले हुए थे गांव से बाहर अपने किसी घर में बातें खड़े कर रहे थे, ये उन दोनों से जाकर टकराया और टकराते ही जमीन पे गिर गया। टकराने से वो और खौफजदा हो गया कि ये क्या हुआ है। तो वो दोनों बोले, ओ भाई भाई ठीक हो, क्या हुआ है तुम्हें? तो उसकी जान में जान आई कि जिनसे मैं टकराया हूं ये चुड़ैल नहीं है, ये डाइन नहीं है, वो पीछे भागती हुई आ रही थी, मैं किसी इंसानों से टकराया हूं। वह एकदम सांस बहाल करने लगा। उन्होंने हाथ से उसको पकड़ा और कहा, खड़े हो जाओ भाई। उसको खड़ा कर दिया। जब खड़ा हो गया तो उन्होंने कहा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो एक बंदे ने माचिस उसके हाथ में थी, उसने जेब से माचिस निकाली, माचिस की तीली निकाली और तीली में उसने लाइट जला के माचिस की तीली में उसको देखा, उसके चेहरे को देखा और कहा, तुम तो शहरी बाबू मालूम होते हो, क्या हुआ है शहरी बाबू? तो वो हाँफता कांपता बोला, डाइन डाइन। उन्होंने कहा, क्या डाइन? उन्होंने कहा, मेरे पीछे डाइन लगी है। उन्होंने कहा, तुम स्टेशन से तो नहीं आ रहे? उन्होंने कहा, हाँ मैं रेलवे स्टेशन से ही आ रहा हूँ। तो वो फौरन समझ गए। उन्होंने फिर माचिस जला के इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। उसको कहा, जल्दी से हमारे साथ आ जाओ। खैर तुम उसके एरिया से बाहर निकल आए हो, यहाँ तक नहीं आती, लेकिन शुक्र अदा करो तुम बच गए हो। वो डाइन थी। वो इस रेलवे स्टेशन पे बसेरा रखती है। इस रेलवे स्टेशन पे कोई भी रात को नहीं उतरता। तुम बड़े अरसे बाद अकेले उतरे हो। सारे गांव वाले तो जानते हैं कि ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन पे उस डाइन का कब्जा है। रात को इंतजार करती है कि कोई अकेला मुसाफिर यहां उतरे और वो उस पर हमला कर दे। लेकिन यहां पे आज तक कोई अकेला इस डाइन की वजह से नहीं उतरा। अगर किसी को मजबूरी में आना भी पड़ जाए रात को तो या 2 या 3 होके आते हैं, अकेला कोई भी नहीं आता। जब 2 से 3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये सामने नहीं आती। जब भी अटैक करती है, हमला करती है, अकेले इस बंदे को देख के करती है। 2 बंदे भी हों तो ये नहीं आती सामने। बहरहाल तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए हो। बट एक बात याद रखना, दोबारा कभी भी जिंदगी भर इस स्टेशन पे अकेले मत आना। लेकिन वो इतना खौफजदा था, वो इतना कांप रहा था कि वो उनको बता चुका अपनी सारी कहानी कि मैं कैसे आया, मुझे नहीं पता था, और कैसे मैंने उस डाइन को देखा, वो कैसे मेरे पीछे आई, मैंने उसको मुड़ के देखा। उन्होंने कहा, बिल्कुल ये वही हुलिया है, ये उसी डाइन का जिसको पहले भी कुछ लोग देख चुके हैं। अब वो इतना खौफजदा था, उन गाँव वालों ने कहा, चलो हम आपको आगे तक छोड़ के आते हैं। वो गए, उसको आगे तक छोड़ के आए। यूं वो उस जगह पे पहुंच तो गया, लेकिन उसके बाद उसने ज़िंदगी भर तौबा कर ली कि मैं इस स्टेशन क्या किसी भी रेलवे स्टेशन पे रात को तन्हा नहीं जाऊंगा। क्योंकि बस स्टेशन पे जाएं तो वहाँ तो फिर भी रौनक होती है, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जाएं, एक तो वो शहरी आबादी से बहुत दूर बने होते थे। पहले बसों के जो अड्डे होते थे वो कम से कम शहर के करीब करीब होते थे। अब बसें इतनी ज़्यादा चलती ही नहीं थी। टाइम होते थे मखसूस, एक टाइम पे चलती थी रात सारी, तो उस वक्त बसें होती ही नहीं थी। एक टाइम था, बस निकल गई तो फिर आपको ट्रेन पे जाना होता था। तो उसके बाद उसने ज़िंदगी भर तौबा कर ली। जिस तरह मैंने कहानी के शुरू में कहा, डाइन के बारे में बहुत सारी जो बातें मुझसे पूछी गई हैं, क्या डाइन जिन्नात में से होती है या डाइन इंसानों में से होती है? डाइन
इंसानों में से भी होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि दो तरह की चुड़ैलें होती हैं। जिन्नात, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हमारी आंखों की फ्रिक्वेंसी देख नहीं सकती, हमारे इर्द गिर्द भी बसते हैं, जंगलों में रहते हैं, खंडरात में रहते हैं, वीरानों में रहते हैं, समंदरों में भी रहते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। कुछ एक मखसूस किस्म जिन्नात की ऐसी होती है जो इंसानों के बीच में इंसानों का रूप धार के रहते हैं। मैं इसके ऊपर पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूं कि जिन्नात रूप धार सकते हैं, कई रूप धार सकते हैं। फेवरेट रूप उनके मैं आपको हमेशा बता चुका हूं, 4 हैं: काला कुत्ता, काला सांप, काली बिल्ली। ये 3 जो हैं, सांप, बिल्ली और कुत्ता, ये सांप के 3 ये फेवरेट रूप हैं। बाकी वो हर रूप धार सकते हैं, चींटी बन सकते हैं, मक्खी बन सकते हैं, इंसान बन सकते हैं, शेर बन सकते हैं, जो भी रूप बनाना चाहें। जिन्नात के अंदर उनका कबीला सिस्टम होता है। ताकतवर कबीला सब पे भारी होता है, और उस कबीले के अंदर जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वो उनका देव होता है, सरदार होता है। जिन्नात की ताकत के हवाले से उनको रुतबा मिलता है कि ये बड़ा कबीला है, ये ताकतवर कबीला है, ये उससे ज़्यादा ताकतवर कबीला है। इसी तरह जहाँ पे ताकत के हवाले से उनको रुतबा मिलता है, इसी तरह आमाल की वजह से भी उनको रुतबा मिलता है कि ये अच्छे वाले जिन्नात हैं, ये बुरे वाले जिन्नात हैं, ये लड़ाई वाले जिन्नात हैं, ये शयातीन वाले जिन्नात हैं। और उन्हीं में एक औरत, फीमेल जिन्नी जो होती है, जो सबसे बुरी होती है हर लिहाज से, अमल के लिहाज से, ताकत भी उसके पास इतनी ख़ास नहीं होती, हर वक्त उसने फसाद डलवाना, लड़ाई करवाना। यानी कि जिस तरह हम कहते हैं ना, इंसानों में से किसी कहते हैं यार ये बंदा शैतान है, बंदा बहुत बुरा है, बहुत पैड़ा है, हर वक्त शैतानियाँ करता है, तो वो उन्हीं में से जो शयातीन जिनको इस तरह का दर्जा मिलता है शैतान का कि ये बहुत बुरे जिन्नात हैं, वहीं पे जो फीमेल जिन्नी होती है उसको वो चुड़ैल कह देते हैं। यानी कि ये जिन्नात में से चुड़ैल है, जिन्नात में से बुरी है, इतनी बुरी है कि ये चुड़ैल है। तो जिन्नात भी चुड़ैल लफ्ज को जो इस्तेमाल करते हैं वो बुरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बुरी चीज के लिए। डाइन, कलेजा खाने वाली, डाइन दिल खाने वाली। तो ये लफ्ज जो हम इंसान इस्तेमाल करते हैं, चुड़ैल और डाइन, बुरे वेव में, चुड़ैल कभी अच्छी नहीं हो सकती, डाइन कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो जिन्नात के यहाँ भी यही लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं बुराई के लिए कि बुरी जिन्नी है ये चुड़ैल है, बुरी जिन्नी है ये डाइन है। इसी तरह इंसानों के अंदर औरतें स्पेशली एक ऐसा अमल है जो आज भी इस दुनिया पे मौजूद है। अगर औरत वो अमल कर ले और उस चिल्ले को करने में कामयाब हो जाए तो यकीन मानिए उसको इतनी ताकत, इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो औरत अपना रूप बदल सकती है, और रूप बदलने के बाद जैसा हसीनो जमील वो रूप बनाना चाहे वो बना सकती है। सिर्फ हसीनो जमील नहीं बन सकती। उस दौर में तो जो औरतें थीं वो टीवी या फिल्में तो नहीं देखती थीं, वरना हीरोइन का रूप भी वो धार सकती थी। तो जो चुड़ैल है वो किसी हीरोइन का भी रूप धारना चाहे तो वो धार सकती है। लेकिन क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने उस चिल्ले के बाद उस औरत के पाँव उल्टे क्यों रखे, उस चुड़ैल के पाँव उल्टे क्यों होते हैं, इसलिए कि अगर उसके पाँव उल्टे ना होते तो वो कभी भी पता ना लगता कि इंसान है या चुड़ैल है। क्योंकि जिन्नात इंसान का रूप धार के खड़े होंगे, एक औरत रूप धार के खड़ी है, वो जिन्नी है और वो इंसान का रूप धार के खड़ी है, तो आप उसके साथ जब हाथ मिलाएंगे आपको पता लग जाएगा कि हाथ या ठंडा यख है या गर्म है। यानी टेम्परेचर उसकी बॉडी का नॉर्मल नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको, वो जितना भी अपने जादू से उसको बेहतर बना ले, आपको फिर भी अंदाजा हो जाएगा इसमें ये वाली गड़बड़ है। अब एक औरत जो इंसान थी और इंसान से उसने रूप धार के अपने आप को खूबसूरत कर लिया, उसकी बॉडी का टेम्परेचर तो नॉर्मल है, आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। आप उसके साथ बैठे हैं, उसको गले मिले, हाथ लगाएं, बिल्कुल नॉर्मल फील होगा। तो फिर वहां तो इंसान धोखा खा जाते, उनको पता ही ना लगता कि इसने तो रूप धारा हुआ है। क्योंकि जिन्नात का जिस्म आग से बना होता है, आप उनको मिलते हैं तो आपको इंतहाई गर्माइश का एहसास होता है, ठंडक का भी जो एहसास होता है, तो हमजाद या इस तरह की जो चीजें होती है वो ठंडक का भी एहसास होता है।
इसका वजूद जो इंसान से चुड़ैल बनी होती है, इंसानी चुड़ैल जो होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर इंसान का है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जब आप उसको मिलते हैं आपको पता ही नहीं लग सकता। तो वाहिद अल्लाह ताला ने उसके जो पाँव रखे हैं उल्टे, वो इसलिए कि इससे वो पकड़ी जाती है। अब वो अपने पाँव को छुपा सकती है कैसे भला? वो अपने पाँव के ऊपर एक ऐसा लिबास जो बहुत लहंगा टाइप होता है, जिस तरह औरतें लहंगा पहनती हैं, जो पाँव के ऊपर पड़ा होता है, ज़मीन के ऊपर घसीट घसीट के चलना पड़ता है, वो तो पाँव को छुपा देगा लहंगा, तो वो लहंगा पहन ले। लेकिन जब वो चलती है तो उसके चलने से पता लग जाता है कि इसके पाँव सही नहीं है। जिस तरीके ये कदम रख रही है, नॉर्मल इंसान की तरह कदम नहीं है, क्योंकि जब उसके पाँव उल्टे हो जाते हैं, सो मुराद ये नहीं है कि नए पाँव लग जाते हैं, वही पाँव जो इस तरह बिल्कुल सीधे होते हैं वो पीछे की तरफ, अंदर वाली साइड पे नहीं, बाहर वाली साइड पे ऐसे घूम जाते हैं। यानी अगर ये उसका पाँव है तो बाहर वाली साइड पे ऐसे घूम जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएंगे। और जब वो चलेगी तो उससे आपको पता लग जाएगा, जिस तरह ये चाल चल रही है, ये औरत नहीं है, ये चुड़ैल है। ये ताकतवर इतनी होती है कि खड़े खड़े जंप मारे तो ये सीधी दरख्त पे जाके बैठ सकती है, और दरख्त से छलांग लगाए तो बिल्कुल नीचे आके खड़ी हो सकती है। अपने उन्हीं पाँव के ऊपर उल्टी लटक सकती है। पाँव के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो पाँव सिर्फ दरख्तों को टच कर ले, ये उल्टी लटक जाएगी। लेकिन इसको, इस अमल के लिए जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है, वो आप सुनेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। जहां मैं वो कुछ चीज़ें नहीं बताता, वो कुछ बहुत गलत जो पढ़ना होता है, वहीं पे इंसानी आज़ा उसने निकालने होते हैं, इंसान को दबोच के उसका दिल, उसका कलेजा, ये वाकई ये बातें नहीं है, निकालती है औरत। इंसान का दिल भी, इंसान का कलेजा भी बाहर निकालती है, और इंसान का कलेजा निकाल के वो चबाती है, उसको खाती है। इस तरह दिल निकाल के चबाती है, उसको खाती है। उसको ये सारे मराहिल करने पड़ते हैं, और जब वो इन सारे मराहिल से गुजरती है तो वो जब रूप धार लेती है, अपने आप को जवान बना लेती है, तो उस अपनी ताकत को कायम और दायम रखने के लिए उसको मजीद इस तरह के दिल की, कलेजे की, गुर्दे की, इस तरह की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करती है, जब ये रूप धार लेती है, और इसके ऊपर तो मेरी वीडियोस भी हैं। मुल्तान में मैंने बहुत अरसा पहले, बहुत सारे लोगों को याद होगा, मैंने एक राज प्रोग्राम किया था। एक गांव के अंदर एक सब्ज़ी मंडी, मेरे ख्याल में इलाके का नाम था, अगर भूल नहीं रहा तो, पुरानी बात है, 2008-9 का प्रोग्राम था। तो सब्ज़ी मंडी के अंदर ये रातों को गलियों में आके फिरती थी। कई लोगों ने उसको आके देखा था, लेकिन उसके पाँव उल्टे थे। एक शख्स ने यहाँ अपने दरवाजे के अंदर खड़े होकर उसने देखा था, बाहर शीशा लगा हुआ था, बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता था, अंदर वाला बाहर देख सकता था। तो ये आके उसके दरवाजे के सामने ये खड़ी हुई थी, तो वो नहीं देख पाई थी कि वो अंदर खड़ा देख रहा है, तो इसने देख लिया था कि उसके पाँव बिल्कुल पीछे की तरफ थे, और दुल्हन का रूप बना के गहने पहन के फिर रही थी। औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? गहने, सोना, जेवरात पहने। और जब ये ताकतवर हो जाती है तो उसके बाद बेइंतहा जेवरात आ जाते हैं। औरत की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है ना गहने पहनने की, इसके पास इतने आ जाते हैं कि फिर ये गहने पहन के फिरती है। और सवाल यह कि कहां से आते हैं? उसी जादू से जो वो करती है। कई खजाने, कई जगह उसको पता होती हैं कहां पे हैं, और उसके पास इतना खजाना होता है, उसके पास इतना, ऐसे कई वाकयात है। बल्कि मैं आगे आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, मुझे याद रहा तो भूल जाता हूं। चुड़ैल ने इंसानों के साथ ताल्लुक भी रखा है, दोस्ती भी रखी है, पता नहीं लगने दिया, और उनको बहुत ज्यादा मालो माल कर दिया है। एक मुझे कहानी एक याद आ रही है जिसमें वो जिन्नात में से चुड़ैल थी। उसने तो बहुत मालो माल कर दिया था बंदे को, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। लेकिन ये जो होती है इंसानों में से, ये जिस्मानी ताल्लुक कायम करती है। फिर उसके बाद जब जिस्मानी ताल्लुक बना लेती है, इंसान को वर्गलाती है, अपने हुस्न की बुनियाद पे वर्गलाती है, पीछे बुला के ले जाती है, और इस तरह का कपड़े पहन के रखती है कि उसके पाँव नज़र ना आए। स्लो स्लो चलती है, पाँव छुपा लेती है, उसको बंदे को पता नहीं लगता, और इस तरह इशारे उसको करती है जैसे कोई एक इंतहाई खूबसूरत औरत किसी को अपने पास बुलाए और इशारा करे मेरे पीछे आओ। तो मर्द उस इशारे को समझ जाता है कि एक औरत का इशारा है, मुझे औरत अपनी तरफ बुला के लेके जा रही है, मर्द उसके पीछे चल पड़ता है। मुल्तान वाले केस में भी यही था, नौजवानों को स्पेशली वो रात को नजर आती थी और उनको इशारा करती थी, वो नौजवान पीछे चल पड़ते थे, और आगे जब पहुंचते थे तो वो कब्रिस्तान में दाखिल होती थी, वो अलर्ट हो जाते थे कि ये कब्रिस्तान में क्या करने जा रही है। तो वहां पर जाके पहले ये अपनी
ख्वाहिशात जो उसकी थी ज़िंदगी में, जो वो पूरा नहीं कर सकी, औरत जिसके लिए उसने वो बुरा अमल किया, और बुरा अमल करने के बाद वो जादूगरनी बन गई, वो एक चुड़ैल बन गई, और वो एक खूबसूरत उसने रूप धार लिया, उसको गहने भी मिल गए। अब उसको एक खूबसूरत नौजवानों की ज़रूरत होती है। दूसरे को वो खूबसूरत नहीं बना सकती, अपनी ज़ात को गेटअप दे सकती है, दूसरे को नहीं। अब उसको खूबसूरत, वो नौजवान खूबसूरत मर्द जो औरत की ख्वाहिश होती है, वो फिर उनको बुलाती है। अब उसको बुलाने के बाद उनके साथ एक जिस्मानी ताल्लुक़ तो बना लेती है औरत और मर्द, जिस तरह वो एक हम बिस्तरी करते हैं, ताल्लुक़ बनाते हैं, वो ताल्लुक़ तो बना लेती है। लेकिन उसके बाद वो डिमांड है उसकी खूबसूरती, उसका वो रूप कायम व दायम रहे कि फिर वो उसका दिल निकाले और खाए, उसका कलेजा निकाले और खाए। बच्चों के कलेजे तक निकाल के खाती है। एक जब वो चुड़ैल बन जाती है तो उसके आगे भी उसकी कैटेगरी शुरू होती है। चुड़ैल बनना, रूप धार के खूबसूरत औरत होना आखिरी कैटेगरी नहीं है। इसके बाद वो चुड़ैल बन गई है, पहली स्टेज पे आ गई है चुड़ैल की। उसके बाद फिर उसकी ताकत उसको बढ़ाने के लिए फिर से बच्चों को, इंसानों को, मुख्तलिफ औरतों मर्दों को खाना है उसने, कलेजा निकाल के, दिल निकाल के। उससे फिर पढ़ाई भी करनी है, चिल्ला भी करना है, फिर उससे उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। वो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन ये जब वो चुड़ैल बन चुकी होती है, खूबसूरत बन गई होती है, तो उसके बाद जब वो ताकत बढ़ाने की कोशिश करती है तो उसका सबसे डर उसको ये होता है, चिल्ला वो मुकम्मल कर चुकी होती है, अगला चिल्ले का भी उसको पता होता है कि अब शयातीन उसकी मदद करेंगे, चिल्ला भी उसका कामयाब हो जाएगा। डर उसको ये होता है कि मैं पकड़ी जाऊंगी, मेरे पाँव दिख जाएंगे, किसी को मैं पता लग जाऊंगी। और अमूमन यही होता है, वो पकड़ी जाती है। बहुत कम औरतें थीं जो कामयाब भी हो सकी हैं। वाकयात बहुत ताकतवर भी हुई हैं, बहुत ताकतवर भी हुई हैं। उनको पकड़ने के लिए फिर पूरे पूरे गांव पीछे लगे हैं। कई नौजवानों को वो खा गई हैं, पूरे गांव पीछे लगे हैं और जाके उसको पकड़ा है और उसको जला दिया। उसके पहले बाल काटे और उसके बाद उसको जला देते थे कि कहीं जादू से फिर जिंदा ना हो जाए। और वो जब जल जाती थी उसके हड्डियों को भी वो ज़मीन में दफन कर देते थे कि इतनी ताकतवर हो चुकी होती थी वो। ये जो पहली स्टेज में चुड़ैल बनती है और उसके पाँव उल्टे होते हैं और वो अपने आप को खूबसूरत बना सकती है, बहुत सारी ताकत उसके बाद आ चुकी होती है। उसके बाद उसको पता है अगला जो चिल्ला मैंने करना है वो मेरी कामयाबी हो जाएगी, क्योंकि उसमें जिन्नात भी उसकी मदद कर रहे हैं, शयातीन भी उसकी मदद कर रहे हैं। वो पावरफुल हो चुकी है, वो स्टेज जो मुश्किल थी गुजार गई है। अगले चिल्ले की स्टेज आसान है उसके लिए, पकड़ी ना जाए, लेकिन पकड़ी जाती है। पहले ये बहुत होती थी चुड़ैलें, आज भी दुनिया में इस तरह की चुड़ैलें पाई जाती हैं। स्पेशली आप जाएं कागान, नरान और मरी और इससे आगे जो बहुत सारी मुझे कहानियां भेजी हुई हैं लोगों ने, जहाँ पे आज भी इस तरह की ख़वातीन जो हैं चुड़ैल का रूप धार के फिरती हैं। आज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं। और होता क्या है, जब ये चुड़ैल बन जाती है तो इंसान इसको पकड़ ना लाए तो इंसान शहरी आबादी में ये रह नहीं सकती, पकड़ी जाती है पाँव की वजह से। फिर वहाँ की औरतें चुड़ैल नहीं बनती, जहाँ के मैंने कहा कागान, नरान, वो जो पहाड़ी सिलसिले हैं, यही चुड़ैल बनने के बाद फिर वहाँ उन इलाकों में निकल जाती है कि वहाँ पे बंदे को घेरना आसान होगा, आबादी कम है, रश कम है, मैं पकड़ी नहीं जाऊँगी। यहाँ उसको पकड़े जाने का डर होता है, इसलिए उन वीरानों में जाके जब वो रहती हैं, फिरती हैं, तो फिर शिकार भी मिल जाता है और पकड़ी भी नहीं जाती। और ये इंसानों में से चुड़ैल कहलाती हैं। और जो अब्दुल सलाम को पीछे भागती हुई नजर आई थी और वो उसने उसको यूं देखा था, उसका मुंह बड़ा था, वो इंसानों, मेरा एक ज़ाती ख्याल है वो इंसानों की नहीं, वो जिन्नात की चुड़ैल थी। उसने उसको जाने दिया। अगर वो इंसानों वाली चुड़ैल होती है कभी जिंदा ना बचता। वो अकेला आ गया था, जब वो अकेला खड़ा था रेलवे स्टेशन पे तो उसी वक्त उसको पकड़ लेती। ये जिन्नात में से थी और उसका वहाँ पे कब्जा था, इसलिए लोगों को पता भी लग चुका था। अगर वो इंसानों वाली होती, उसी स्टेशन पे होती, तो कब की पकड़ी जा चुकी होती। लोग डरते भी थे, लेकिन वो जिन्नात में से थी, ताकतवर थी, इसलिए इसको कोई पकड़ नहीं सका। बहरहाल ये इरम की सहारनपुर इंडिया से कहानी थी जो उन्होंने मुझे भेजी, उनकी दादी ने उनको सुनाई, मैंने आपको सुनाई। और चुड़ैल के बारे में मैंने आपको जिस तरह शुरू में का इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि इसको कंटिन्यू रखें, इन्फॉर्मेशन भी मज़ीद हमें दिया करें। तो मैंने आज आपको चुड़ैल के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी, और भी बहुत सारी बातें बताने वाली हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी वीडियो बना दूँगा। तो ये थी जी आज की स्टोरी। आप भी अपनी स्टोरी इंशाल्लाह मुझे सेंड कीजिए, आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊँगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर जिस पे आपने कहानी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर भी, वॉइस मैसेज लंबा सा व्हाट्सअप पे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, और कहानी को आप लिख के भी भेज सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में आप कहानी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी लिखना है, STORY
कहानी आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या लिख के भेजें। आपने अपना नाम, अपना शहर, अपना गांव सब मुझे रियल बताना है और साथ में ये भी बता देना है कि मैं इसको फ़र्ज़ी बताऊं या रियल बताऊं। अगर आप दूसरी दफ़ा कहानी बता रहे हैं तब भी ये सारी डिटेल मुझे बताएं, अपना नाम, अपना शहर और सारा कुछ। जितनी दफ़ा कहानी भेजें या मुझे ज़रूर बताया करें। और व्हाट्सएप का नंबर इस पर आपने भेजना है +9231365550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।